नमस्कार। भौतिक विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है ऊष्मागतिकी संबंधी नियम। तो आज हम अपने इस लेक्चर में ऊष्मा को जानेंगे, ऊष्मागतिकी के नियमों को जानेंगे और भी कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं जो ऊष्मा से संबंधित है। इसके बाद में हम गतिकी की बात करेंगे और इससे संबंधित नियमों की चर्चा करेंगे। तो ऊष्मा क्या होती है? सबसे पहला तो यही सवाल है। ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट। याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो ऊष्मा को हीट बोलते हैं। ठीक है। ऊष्मा एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा होती है और जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थापित होती है। उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, ये वस्तु है, ये अत्यधिक गर्म है और ये वस्तु उससे कम गर्म है, तो ये जो ऊर्जा है ये इससे इसमें ट्रांसफर होने लगेगी धीरे धीरे करके। तो तापांतर के कारण ऊष्मागतिकी में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो इसको ऊष्मा कहते हैं। याद रखिएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, जूल होता है। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी भी प्रयोग में लाया जाता है, तो इसके लिए जूल और कैलोरी दो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, सामान्यतः ऊष्मा के लिए तो ये जो कैलोरी मात्रक है और जूल, ये दोनों ही चलते हैं, तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है। ताप क्या होता है? ऊष्मा तो ठीक है, ऊष्मा हीट समझ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हीट को ताप समझते होंगे। तो ताप क्या होता है? ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। समझिए आप, ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था होती है, कोई वस्तु में कितनी ऊष्मा है, इसको ताप है। जैसे कुछ बर्तन है तो उसमें ऊष्मा प्रवेश करती है। ऊष्मा की एक अवस्था जो ताप में परिवर्तित, फिर एक बार गर्म होने लगती है, ताप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो उससे ऊष्मा के प्रवाह का हमें बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। पहले ही हमने बात की थी, ए अधिक ताप वाली वस्तु है, बी कम ताप वाली वस्तु है। तो ये अधिक ताप है जो कम ताप की ओर ही जाती है। यही ऊष्मागतिकी का नियम भी होता है। अभी इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक देख रहे हैं। तो ताप, याद रखिएगा, ऊष्मीय अवस्था ये होती है। ताप भी ऊष्मीय अवस्था होती है। ठीक है। इससे ऊष्मा के प्रवाह का बोध होता है और ये अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाह होती है। तापमापन, तो ताप होता है तो इसका मापन भी होता है। तापमापन कई तरीके से होता है, और बड़े लेवल के ताप जो होता है, अत्यधिक ताप होता है जिसमें कई हजार सेंटीग्रेड होता है, उसके लिए अलग ही पैमाने होते हैं। लेकिन जो कम ताप होता है, जो शरीर का तापमान होता है, कुछ आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसके लिए कुछ पैमाने उपयोग किए जाते हैं। इसमें पहला पैमाना है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पैमाने में ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है सेल्सियस पैमाने में? सेल्सियस स्केल पर बर्फ का जो गलनांक है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। और जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जल उबलने का पॉइंट, तो ये कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों अलग अलग है, ये गलनांक है, ये क्वथनांक है। एक मत करिए, गलनांक मतलब और क्वथनांक ये बॉइलिंग टेम्परेचर है और ये जमने वाला टेम्परेचर है। तो सेल्सियस ताप पैमाने में ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक जो होता है, जमने वाला पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक और बात कर लेते हैं दूसरे पैमाने की, ये है आपका केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में क्या होता है, इसमें बर्फ का गलनांक जो होता है, बर्फ का गलनांक जो होता है, ये 273 केल्विन होता है, तथा जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है 373 केल्विन। ठीक है। तो इस बात से क्या पता चलता है हमें कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है, हमें ये पता चलता है। यानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है।
हमें यही तो पता चलता है। बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे बर्फ का 273 केल्विन, यानी 0 बराबर 273। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर हम और भी देखें तो केल्विन पैमाने का ताप इक्वल टू हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमको केल्विन के हिसाब से तापमान मिलता है। सेंटीग्रेड में आपको 273 जोड़ने होते हैं, तब आपको केल्विन में तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, एक होता है तीसरा पैमाना भी होता है, और ये है तीसरा पैमाना फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट ही बोलते हैं, फ़ारेनहाइट। वैसे बोलने के लिए फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन है तो फ़ारेनहाइट ही है ये। ठीक है, एक मात्रा है फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट में इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होता है। आप यहाँ पे आपने देखा बर्फ का गलनांक कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको ऐसे समझना है। और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको इस तरीके से चीजें समझनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या अंतर हो जाएगा आप देखेंगे इसमें। तो ये भी दोनों काफी रिलेशन इनका आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताप परिवर्तन के प्रभाव आइए देख लेते हैं। ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं। ताप परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं? तो ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसे जानते हैं? आप पानी गर्म करते हैं तो पानी से भाप निकलने लगती है, यानी जल को आप द्रव को गैसीय फॉर्म में बदल रहे हैं, गैस के फॉर्म में बदल रहे हैं। इसी तरीके से आप जो पानी है इसको ठंडा कर लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बर्फ बन जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रक्रम होते हैं तीनों, आप अच्छे से जानते हैं। तो आइए कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही एक शब्द है, शब्द गलन। यह क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो गलन कहलाता है, यानी ठोस से द्रव की विधि को गलन कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, तो गलन का समझ लीजिए थोड़ा सा। यह वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है। ये किस में हो रहा है? वायुमंडलीय दाब, इसकी प्रोपोर्शनल में लेके चलिएगा, क्योंकि दाब बदल देंगे तब तो किसी भी तापमान में, मतलब फिर टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दाब का बहुत बड़ा रोल होता है आपको अवस्थाएं बदलने में। तो ये वायुमंडलीय दाब पे है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब में जो पिघल कर परिवर्तित होता है तो इसको गलनांक कहा जाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलकर जल बनता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघलकर जल बनाता है, इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि विभिन्न ठोसों के अलग अलग गलनांक होते हैं। आप देखेंगे जैसे बर्फ का गलनांक कितना हो गया 0 डिग्री, मोम का गलनांक कितना हो जाएगा? बर्फ का हमने देखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मोम का कितना हो जाएगा? मोम इसका हो जाएगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक। ठीक है, मोम है ये, जो मोमबत्ती होती है ना, वो वाला मोम। इसके अलावा और भी हो जाएंगे, जैसे लोहे का गलनांक, लोहा, तो इसका गलनांक कितना हो जाएगा? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो जाएगा गलनांक लोहे का। इसके अलावा ठोस का गलनांक उसके कणों परमाणु अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप होता है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण, काफी बड़ी संकल्पना है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वथन शब्द होता है, क्वथनांक भी पढ़ा था हमने। यह क्या होता है? इसमें गर्म करने पर द्रव जो होता है ये गैस में परिवर्तित हो जाए, गैस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं इसको। तो ये शब्द भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न पदार्थों के क्वथनांक अलग होते हैं। जैसे एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? अगर आप एल्कोहल को गर्म करेंगे और इसको भाप में बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको 78 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बदलने लगता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का। पारे का कितना होता है?
पारे का होता है 357। आपको पारे को 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वथनांक में भाप में बदलेगा। तो संघ, तो इसके अलावा एक और शब्द है संघनन। ये संघनन सुन लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस सबसे ज्यादा उपयोग होता है टरबाइन में। जब बिजली बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो कोयले से क्या होता है, एनर्जी निकलती है जो ये टरबाइन में लगती है। अब इसमें बहुत गर्म पानी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म पानी ये होता है, बॉइलिंग होके इससे गैस निकलती है, तो इससे पानी भी होता है। तो आगे जाके कंडेंसर लगे होते हैं, ये संघनित्र लगे होते हैं, संधारित्र इनको बोला जाता है, कैपेसिटर, कंडेंसर। तो ये आगे जाके ये जो भाप होती है, हीट होती है, इसको सोख लेते हैं और आगे जाके पानी को इसमें मिलाते जाते हैं, आगे जाके पानी फिर से गर्म हो जाता है। तो मेन समस्या आप संघनन का थोड़ा समझे होंगे। इसमें क्या किया जाता है, शीतलन के द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। मतलब कोई अब गैस है, यहाँ पे ठंडी गैस है, मतलब बहुत गर्म गैस है, आप सोचिएगा बहुत गर्म गैस है, भाप एक तरीके से, आप इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे तो क्या ये गैस फिर से पानी नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको संघनन या द्रवण कहते हैं। द्रवण, दो शब्द चलते हैं, तो संघनन शब्द ज्यादा अच्छा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये संघनन जो है क्वथन अथवा वाष्पन के विपरीत प्रक्रम है, ठीक है। हिमीकरण, हिमीकरण क्या होता है, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम। शीतलन के द्वारा जो द्रव है इसको ठोस बना दिया, यानी इतना ज्यादा इसमें संघनन किया, इतना ज्यादा वो किया कि बर्फ ही बन जाए, तो इसको हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको ठोस रूप में ले आया जाता है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट बोलते हैं इसे। क्या होता है, जो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, हम जानते हैं। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। आपने देखा, इसमें पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, लेकिन पदार्थ वृद्धि होती है, हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है, भौतिक अवस्था बदलनी है उसकी, यानी उसके अणु परमाणु बदलने हैं, तो इस तरीके से पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती, अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। संगलन में क्या होता है, ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की ऊष्मा कहलाती है। जैसे बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणे 10 की पावर 5 यानी की पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम होती है। जबकि गलन की ऊष्मा क्या होता है, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। किसकी, वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। याद रखिएगा, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसको कैसे समझिए आप ऐसे समझिए, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शीतलन अगर किसी का करना है आपको, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा बर्फ अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। इसका कारण है कि प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गुप्त ऊष्मा का। आपने देखा होगा, आप कभी पानी से जले या फिर भाप से जले, तो आप भाप से बहुत ज्यादा जलते हैं, पानी से जबकि आप कम जलते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भाप की जो जलन होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब जल होता है जो भाप में परिवर्तित होता है, तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता जाता है, लेटेंट हीट अवशोषित करता है। ऐसा देखा भी गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है, क्योंकि हालांकि ये दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर होते हैं, लेकिन उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक ऊष्मा होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ टॉपिक की और बात कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा वाष्पन के कारण शीतलन, ये भी है। इसमें क्या होता है, वाष्पन के कारण शीतलन, इसका अर्थ क्या है, किसी पात्र में भरा द्रव जो वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको वाष्पन की शीतलन कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इसमें जल का ठंडा होना होता है।
मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिसकर बाष्पित होता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, बाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार घड़ी में शेष जल ऊष्मा को खो देता है और ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये आपने ऊष्मागति संबंधित कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं, पंखा। पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के कारण बाष्पन की दर को बढ़ाता है, जिससे हमें शीतलता प्राप्त होती है। क्या करता है, जो पसीने की बाष्पन दर को बढ़ाता है। ये मतलब जो जितनी जल्दी पसीना आपको आएगा उतनी जल्दी पसीना उड़ेगा, भाप बनने की प्रोसेस होगी, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। जो डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के बाष्पीकरण होता है, डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के बाष्पीकरण होता है। डेजर्ट कूलर गर्म तथा शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, तो क्योंकि ये भी इसी तरीके का उपक्रम यूज करता है। तो ये आप सब याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हमने चीजें पढ़ी हुई हैं जो आपकी किससे संबंधित थी, सीधे थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित थी। और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आइए था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अब बात कर लेते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मा गतिकी है, इसको ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। जो इसका प्रथम नियम है, प्रथम लॉ है, तो इसके अनुसार क्या होता है, ऊष्मा गतिकी की जो ऊर्जा होती है, इसको ना तो परिवर्तित ना तो इसको खत्म किया जा सकता है और ना इसको बनाया जा सकता है। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना इसको समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ आप एक फॉर्म से यानी एक तरीके से दूसरे तरीके में सिर्फ बदल सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा का आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये उसका मतलब हुआ। तो ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक तरीके से दूसरे तरीके में बदला जा सकता है। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए तो इसमें आइए इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये फिर से वही एग्जांपल टॉय कार वाला, जिसमें क्या होता है कि जब आप इसको पुश करते हैं तो ये क्या करती है, इसमें एनर्जी आ जाती है और ये अपने आप मोशन को ले लेती है। तो इसके बाद में आप देखेंगे जब ये और अपनी स्पीड पकड़ लेती है। कुछ और इससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने क्या किया, ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, आप रेफ्रिजरेटर को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर आप देखते हैं, जनरेटर, ठीक है। आप देखते हैं माइक्रोफोन। तो ये क्या है, ये सब चीजें। इसके अलावा आप बैटरी देखते हैं, बैटरी। तो ये सब चीजें क्या हैं, आप बैटरी के बारे में देखेंगे तो बैटरी में क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालते हैं। तो ये जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालते हैं, ये क्या देती है बैटरी देती है हमको विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। किससे, H2SO4 का मतलब क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा को ये किसमें बदलती है बैटरी, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से रासायनिक ऊर्जा दिया आपने, यहाँ से विद्युत ऊर्जा मिल गई। यही तो है, ना तो एनर्जी खत्म किया जा सकता, बनाया जा सकता। ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। तो देखिए रासायनिक से विद्युत में बदल गई, है ना। इसी तरीके से जनरेटर में देखते हैं, आप देखेंगे जनरेटर चलता है किससे, पेट्रोल वगैरह यूज करके चलता है। तो ये क्या करता है जनरेटर, ये इसको यांत्रिक एनर्जी से चलता है और ये यांत्रिक एनर्जी को किससे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा को। इसके अलावा माइक्रोफोन क्या करता है, इसको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा इसको प्राप्त होती है और ये किसमें बदल देता है, इसमें बदल देता है श्रवण ऊर्जा में, या फिर हमको जो सुनाई देता है, जो हमको बातचीत सुनाई देती है, तो उसमें ये बदल देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, कभी एनर्जी खत्म नहीं होती है। जैसे कि आप हिंदू धर्म में जानते हैं, आप आत्मा की संकल्पना, तो आत्मा को आप जानते हैं, बुद्ध कहते थे कि कर्म बच जाते हैं, व्यतीत समुत्पाद,
तब जाके दूसरा जन्म होता है। यानी वो भी बात करते थे कि जो आत्मा होती है, एनर्जी है आत्मा, और ये कभी खत्म नहीं होती, ये आगे अगली जल के फिर से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की आपको एग्जाम्पल याद रखनी चाहिए। चलिए आइए सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं, यानी ऊष्मागति का द्वितीय नियम। ये क्या है? इसमें है हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम हॉट थिंग टू कोल्डर थिंग। यानी क्या हुआ, जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, ये ऑटोमेटिकली, ऊष्मा होती है ये ऑटोमेटिकली ज्यादा ऊष्मा से हमेशा कम ऊष्मा की तरफ जाती है। ये हमेशा ऊष्मा ज्यादा ऊष्मा से कम तरफ की तरफ जाती है। ये ऊष्मा गति का दूसरा नियम होता है, वही होता ही होता है, चाहे देश काल परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ऊष्मा का अपना एक क्रम होता है चलने का, और ऊष्मा उसी क्रम से चलती है। इसको बोलते हैं ऊष्मा गति का द्वितीय नियम। ये नियम भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए तीसरे कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हॉट बॉल है सूप का, मतलब एक गर्म कटोरा है सूप का। जब आप देखेंगे, आप इसको कूल डाउन करना शुरू करेंगे और इसकी हीट के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, जो हॉट सूप जो होगा, ये कोल्डर एयर इसके अराउंड आ जाएगी, मतलब कोल्डर एयर इसके पास में आएगी। तो इट्स लाइक व्हेन यू लीव अ वार्म कुकीज ऑन द टेबल एंड बिकम अ कोल्डर, हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वार्म थिंग टू कोल्डर थिंग। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक आपने गर्म चाय का कप है, ठीक है, इसको एक ठंडी चादर पर रख दिया, चादर पर, ठंडी चादर पर। तो ये जब आप इसको उठाएंगे ना गर्म कप को, तो ये चादर आपको गर्म हुआ मिलेगा। तो इसको भी बोलते हैं कि हीट हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ आती है। अब सपोज करिए आप एक गर्म तवा है और यहाँ पे गर्म चाय है। कभी गर्म तवे के ऊपर आप गर्म चाय का गिलास रखेंगे तो चाय और ज्यादा गर्म हो जाएगी। कह दीजिए तो गिलास ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये बस क्यों हुआ? क्योंकि चाय का गिलास उतना गर्म नहीं था जितना तवा था। तो अतः क्या किया, हीट ने ट्रांसफर किया अपना चीजें अपने को, और आखिरकार गिलास को भी गर्म कर दिया, तवे को भी गर्म, तवा तो गर्म था, गिलास को भी गर्म कर दिया, चाय को और गर्म कर दिया। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है? इसमें ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है, ये कहता है ऊष्मागतिकी जैसे जैसे तापमान, जैसे जैसे जो टेम्परेचर है ये निरपेक्ष शून्य तक पहुंचता है, निकाय क्रिस्टल की एंट्रोपी के स्थिर न्यूनतम तक पहुंच जाती है। एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी ये क्या होती है, ये स्थिर न्यूनतम तक पहुंच जाती है, न्यूनतम। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो डेल एस, इसके कहा जाए तो डेल एस इक्वल टू एंट्रोपी परिवर्तन। तो इस तरीके से अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम हमें निरपेक्ष शून्य तापमान पर एक आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, निरपेक्ष शून्य तापमान पर आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी के बारे में बताता है हमें ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। इसके अलावा ऊष्मागतिकी का एक और नियम है, इसको बोलते हैं शून्यवां नियम। शून्यवां नियम ये क्या होता है? ये शून्यवां नियम क्या होता है? ये शून्यवां नियम होता है यदि दो ऊष्मागतिकी प्रणालियां एक तीसरे निकाय के साथ प्रत्येक तापीय साम्यावस्था में है तो वे एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में होती हैं। यानी इसका मतलब है दो सिस्टम है और एक तीसरा सिस्टम है। इसका मतलब है ये दोनों तापीय साम्यावस्था में, मतलब एक सा ताप है, इनका सब कुछ एक सा है। तो इसका अर्थ हुआ अगर ये भी साथ में है तो इसका भी तापमान बराबर ही होगा। इसका ये अर्थ हुआ तापीय साम्यावस्था में होंगी तीनों बॉडियां एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से ये शून्यवां नियम भी होता है। हम पहले और दूसरे नियम की पहली ही बात कर चुके हैं, ठीक है, तो इसकी हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे नियम की भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें क्लॉसियस का कथन था एक स्वकार्यत मशीन के लिए एक बाहरी कारक की सहायता के बिना एक गर्म निकाय से ठंडे निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण असंभव है। तो
इसके बारे में हम दूसरे नियम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा केल्विन प्लैंक ने कहा था कि एक इंजन को डिजाइन करना असंभव है जो ऊष्मा को बाहर निकालता है और किसी अन्य प्रभाव का उत्पादन किए बिना इस कार्य पूरी तरह से उपयोग करता है। तो इस तरीके से आपको ये नियम महत्वपूर्ण है जो हमारे संबंधित थे एग्जाम से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कुछ और। या एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो हम इसको पहले ही समझ चुके हैं एग्जाम्पल से। तो हीट एंड वर्क, ये हम हीट एंड वर्क को पहले ही समझ चुके हैं शुरुआती लेक्चर में। हम इसकी सारी बातें कर चुके हैं शुरुआत में, हीट एंड वेव वर्क से संबंधित। आइए कुछ और बात करते हैं। तो भी हमने कुछ टाइम पहले एक शब्द तो भी हमने एक शब्द देखा था, एंट्रोपी। एंट्रोपी, आखिर क्या अर्थ है इस शब्द का? एंट्रोपी भौतिक राशि होती है ऊष्मागतिकी में। ये क्या कार्य करती है? जो सीधे मापी नहीं जाती बल्कि इसकी गणना की जाती है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका प्रतीक होता है एस, एंट्रोपी का। इसको कैसे समझे? किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जाता है। आपको पता है चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, पूरे 100% हम यूज नहीं कर पाते, कुछ भाग उसका खराब ही हो जाता है, तो कुछ भाग उसका वेस्ट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हालांकि वो एनर्जी खराब नहीं होती, लेकिन आपके जो आपने सिस्टम बनाया उस सिस्टम उसको एनर्जी को नहीं रख पाता है। तो इसमें क्या होता है? किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है इसको कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, कार्य में नहीं बदला जा सका, मतलब पूरी ऊर्जा को, आप ये 100% ऊर्जा है तो आप इसको कार्य में सब कुछ नहीं बदल सकते ना। इसमें आपको मैक्सिमम, अगर आपकी जो मशीन होगी सबसे अच्छी होगी मशीन दुनिया की, तो 99% कार्य में बदल पाएगी, यानी 1% का लॉस हो गया, 1% एंट्रोपी। तो इस तरीके से तो थर्मोडायनेमिक्स, हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में समझी। हमने समझा थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल ऊष्मा के कार्य में परिणत होने अथवा कार्य के ऊष्मा में परिणत होने का विवेचन किया जाता है। और इस तरीके से अब इसका क्षेत्र भी अत्यधिक विकसित हो गया है और ताप संबंधी सभी बातों का भी अब इसमें हम अध्ययन करते हैं। आपसे हमने इन सब बातों की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने इसके कार्य क्षेत्र को भी देखा, हमने इस कार्य क्षेत्र को भी देखा, हमने इसके सिद्धांतों की बात की कि किस तरीके से सिद्धांत, 4 सिद्धांत हैं। 19वीं शताब्दी में मध्य में ऊष्मागति के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था जिन्हें प्रथम और द्वितीय सिद्धांत कहते हैं। 20वीं सदी में 2 अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, इन्हें शून्यवां व तृतीय सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से जूल के प्रयोगों, जूल एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर एक ऐसा ही मात्रक भी होता है, तो इनके प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। तो अगर बात की जाए कि ऊष्मा बड़ा गोला है, ऊर्जा बड़ा गोला है, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा बड़ा गोला हो जाएगा, इसके अंदर में ऊष्मा भी आ जाएगी। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, और यह अपनी मात्रा के अनुपात में ही काम कर सकती है। इसी को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये आप सब चीजें याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, प्लांक केल्विन के बारे में हमने इसमें पढ़ा, प्लांक केल्विन के बारे में और क्लाउजियस के बारे में पढ़ा हमने। तो ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब इस लेक्चर को हम इसी के साथ यहाँ पे विराम देते हैं और बात करेंगे आगे एक अन्य लेक्चर पर जो विज्ञान से ही संबंधित होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बस नमस्कार।